राहुल गांधी की सांसदी रद्द होने के बाद उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। इस नोटिस के बाद कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी को अपना घर ऑफर किया है। इस पेशकश की शुरुआत मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की है। और इसके बाद तो जैसे कांग्रेसियों में राहुल गांधी को घर पेश करने की होड़ पैदा हो गई। भोपाल में कई कांग्रेसी नेताओं ने अपने घरों के बाहर नेम प्लेट ही बदल दी है। अपने नाम की जगह राहुल गांधी लिख दिया है। पहले सांसदी छिनी, फिर आशियाना खाली करने का नोटिस। लेकिन जो लाखों दिलों में रहते हों, उस शख्स को बेघर कैसे देख पाते हमदर्द। राहुल के जज्बातों का हिलोर जोर पकड़ा। हर कोई राहुल गांधी को अपना घर देने को तैयार हो गया। अपने घर को राहुल का घर बताने की होड़ चल पड़ी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग अपने घर को राहुल का घर बताने लगे। राहुल गांधी को अपना घर देने की मुहिम में सबसे आगे मध्य प्रदेश आया। सूबे के कांग्रेसियों ने बाकायदा कैंपेन चलाया। सोशल मीडिया पर मेरा घर राहुल गांधी का घर ट्रेंड करने लगा। कई कांग्रेस नेताओं ने अपने घर की नेम प्लेट पर मेरा घर राहुल गांधी का घर पैम्पलेट चस्पा कर दिया। राहुल गांधी जी जो पिछले काफी लंबे समय से सांसद हैं, उनका बंगला भी खाली करवा लिया गया। तो हम कहना चाहते हैं मोदी सरकार से कि राहुल जी अकेले नहीं है, कांग्रेस पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता उनके साथ है और मेरा घर राहुल जी का घर। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को आज सरकारी आवास खाली करने का आदेश प्राप्त हुआ है। मैं मेरा घर आदरणीय राहुल गांधी जी के नाम करने को तैयार हूं। मैं हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मेरे इस घर में आकर रहें। कानून की तिकड़मों का सहारा लेकर मोदी सरकार राहुल जी को एक सरकारी घर से तो निकाल सकती है, लेकिन करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल से कैसे निकालेगी। आज हम भारतीयों के दिल में हर एक के दिल में राहुल जी बसे हुए हैं और हम सब का घर राहुल जी का घर है। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गज कांग्रेसियों ने भी अपने घर के बाहर अपने घर को राहुल गांधी का घर घोषित कर दिया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी अपने घर के बाहर मेरा घर राहुल गांधी का घर का पैम्पलेट चस्पा कर दिया। मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का इल्जाम भी आयद कर दिया। एक तरफ जहां सांसदी खत्म होने के बाद राहुल गांधी को अपना घर खाली करने का नोटिस दिया गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपने घर को राहुल गांधी के लिए, यहां पर रहने के लिए एक कैंपेन चलाई है जिसका नाम है राहुल गांधी। जो कैंपेन उसका नाम है मेरा घर राहुल गांधी का घर। देखिए, इस तरह के जो पैम्पलेट हैं कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपने बंगले के ठीक बाहर लगाए हैं। 4 बार के सांसद हैं, उस मकान से निश्चित तौर पर भावुक होकर जो उन्होंने बात की, उनके बहुत से यादें जुड़ी हुई है। मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी जो व्यवहार कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक तानाशाह की तरह व्यवहार है। ये निकाल सकते हैं लोकसभा से, ये निकाल सकते हैं इनके सरकारी मकान से, पर कांग्रेस जनों के दिलों से और हिंदुस्तान के लोगों के दिलों से राहुल गांधी को कैसे निकालेंगे। सांसदी जाने के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 1 महीने के अंदर सरकारी आवास भी खाली करना होगा। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर कहा है कि उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करना होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी से अपने घर में रहने की इल्तिजा की, इस जज्बे के साथ कि अगर राहुल उनके घर में रहने आ जाएं, तो ये उनकी खुशनसीबी होगी। निश्चित तौर पर ये भी आप समझ लीजिए कि छोटे छोटे नेता अपना तत्काल मकान बना लेते हैं, लेकिन जिस परिवार में 3 प्रधानमंत्री रहे हो, आज तक उस परिवार के पास कोई निजी मकान नहीं है। ये और इन पर कहते हैं ये भाजपा के लोग, ये भ्रष्ट है। इधर दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को अपना घर ऑफर किया, उधर सीएम शिवराज का तंज आ गया।
राहुल के बहाने दिग्विजय से शिवराज की सियासी अदावत सार्वजनिक हो गई। तो क्या भोपाल में लाके बसाने वाले हैं? और दिग्विजय जी के बारे में तो लोग ये कहते हैं कि जिसके कंधे पे हाथ रख दिया उसका भगवान ही मालिक है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी कांग्रेसियों के इस कैंपेन पर चुटकी। नरोत्तम मिश्रा इसे चाटुकारिता कहने से भी नहीं चूके। ये राहुल गांधी जी के लिए मेरा घर राहुल का घर कैंपेन चला रहे हैं। इतने साल सत्ता में रहे, कभी गरीब के लिए चलाया ही नहीं। जैसे प्रधानमंत्री आवास पूरे देश में बन रहे हैं, कभी कांग्रेसियों ने ऐसा कहा कि मेरा घर गरीब का घर या गरीबों के लिए घर बनना चाहिए। राहुल गांधी की सांसदी रद्द करने को लेकर कांग्रेस पहले ही बीजेपी पर हमलावर है। अब बंगला खाली करने के नोटिस के बाद कांग्रेसी कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गए। तमाम जो घर हैं उन घर के बाहर आप इसी तरह के पोस्टर्स वो पैम्पलेट देख सकते हैं जिस पे लिखा हुआ है कि मेरा घर राहुल गांधी का घर। इसी तरह की कैंपेन मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता यहां पर चला रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। वहीं कोलकाता के बाद अब चेन्नई से विपक्षी एकजुटता का आह्वान हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 3 अप्रैल को चेन्नई में सामाजिक न्याय आगे की राह पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, जिसमें 20 विपक्षी दलों के शामिल होने की बात कही जा रही है। कर्नाटक में क्या होगा, कर्नाटक का जनता ये ठीक करेगा। किंतु एकटा कथा मने राखबेन, ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्ट 3-4 बीजेपी रूल स्टेट, all the state belongs to India, will come together। 2024 की लड़ाई के लिए विपक्षी गोलबंदी की कवायद जोर पकड़ने लगी है। गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ हाथ मिलाने का आह्वान किया, तो अब डीएम के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विपक्षी दलों की बैठक बुला ली है। स्टालिन की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में सामाजिक न्याय के मुद्दों पर बात की जाएगी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में 20 विपक्षी दलों के नेता प्रत्यक्ष या ऑनलाइन शिरकत कर सकते हैं। बैठक में भाग लेने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के ए सुरेश, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, भारत राष्ट्र समिति के नेता के केशव राव, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा और तृणमूल कांग्रेस सदस्य डेरेक ओब्रायन ने अपनी सहमति दे दी है। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पहली बार इस तरह की बैठक में शामिल होंगे। हालांकि विपक्षी नेताओं ने कहा है कि ये नेता बैठक में भाग ले रहे हैं क्योंकि ये केवल विपक्षी दलों की राजनीतिक बैठक नहीं है, बल्कि सामाजिक मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वहीं आजम को सियासत से पूरी तरह से बेदखल करने पर आमादा भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान के अंतिम किले को भी ध्वस्त करने की पूरी तैयारी कर ली है। आजम खान का ये अंतिम किला उनकी सदस्यता गवा चुके पुत्र अब्दुल्ला आजम की स्वार विधानसभा सीट है, जिस पर बीजेपी अब बहुत मजबूत घेराबंदी करने जा रही है। रामपुर तो पहले से ही कमलमय है, अब स्वार में भी कमल की बयार बहाने की तैयारी हो चुकी है। योगी सरकार और बीजेपी के निशाने पर रहे आजम खान को सियासी तौर पर पूरी तरह ध्वस्त करने पर आमादा भारतीय जनता पार्टी ने स्वार विधानसभा सीट पर कब्जे के लिए जबरदस्त प्लानिंग की है। दरअसल स्वार सीट आजम खान के बेटे और स्वार विधानसभा सीट से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम की थी, लेकिन अब्दुल्ला आजम की सदस्यता खारिज होने के बाद स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले आजम खान की रामपुर लोकसभा सीट बीजेपी पहले ही जीत चुकी है। 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आजम खान ने जिस रामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया था, अब उस रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के घनश्याम लोधी यहां से सांसद हैं। इसी तरह कोर्ट से सजा मिलने के बाद जिस रामपुर सदर सीट से आजम खान की विधायकी चली गई थी, अब उस रामपुर सदर विधानसभा सीट से बीजेपी के ही आकाश सक्सेना विधायक हैं। अब बारी है स्वार विधानसभा सीट की, जो सीट आजम खान के बेटे उमर अब्दुल्ला की विधायकी जाने के बाद खाली हुई है। उस पर बीजेपी ने एक बार फिर निगाहें लगा दी। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी तन्मयता के साथ, पूरी रणनीति के साथ, पूरा प्रयास करके अपना कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, अपनी सरकार की उपलब्धियां, इन सबको लेकर के जनता के बीच में जाती है
और हमें पूरा भरोसा है कि जैसे तमाम उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने किला फतेह किया है, अपनी पराजयों को जय में तब्दील किया है, ऐसे ही अब रामपुर की तर्ज पर स्वार में भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाएगी और वहां भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक निर्वाचित होगा। दरअसल बीजेपी की रणनीति के मुताबिक वो आजम खान को रामपुर से पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है। मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर बीजेपी 2 बार आजम खान और उनके ही वर्चस्व वाली सीटों पर मात दे चुकी है और अब बारी अब्दुल्ला आजम की सीट पर है। बीजेपी यहां अपने मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी प्रचार में उतारने की योजना बना रही है। रणनीति के मुताबिक बीजेपी अपने मुस्लिम नेताओं को भी सीट पर प्रचार के लिए उतारेगी, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी, दानिश आजाद और मोहसिन रजा जैसे नेता भी शामिल हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी भी इसके लिए तैयार है। वो इस सीट पर चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव चाहे वो रामपुर का हो या मिर्जापुर का हो, स्वार विधानसभा, 96 विधानसभा, दोनों पे समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का मन बना लिया। स्वार और 96 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी अपनी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी की ताकत समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पहचानता है। समाजवादी पार्टी इस बार दोनों सीटों पे कब्जा करके निश्चित तौर पे बीजेपी को धूल चटाने का काम करेगी। एक वक्त था जब आजम खान के गढ़ में समाजवादी पार्टी को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, लेकिन बदलते वक्त के साथ आजम का वर्चस्व रामपुर से समाप्त हो रहा है और रामपुर में समाजवादी पार्टी का वजूद भी खतरे में आ रहा है। रामपुर लोकसभा और सदर विधानसभा ये दोनों ही सीट बीजेपी आजम खान से पहले ही छीन चुकी है। अब बारी रामपुर की स्वार विधानसभा सीट की है, जिस पर उपचुनाव होने जा रहा है और इस आजम खान के अंतिम गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन उसकी राह इतनी आसान भी नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी इस बार पहले से ज्यादा तैयारी कर रखी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन में आपको बता दें कि एक समारोह के दौरान कथित उत्पीड़न की घटना के बाद छात्र आक्रोशित हो गए। कॉलेज परिसर में ही विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रिंसिपल पूनम कुमारिया के खिलाफ छात्रों ने मुहिम छेड़ रखी है। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हो, प्रिंसिपल इस्तीफा दे और जी स्कैश यानी यौन उत्पीड़न के खिलाफ लिंग संवेदी समिति की स्थापना की जाए। दरअसल बताया जा रहा है कि मंगलवार को अज्ञात लोगों ने कॉलेज में समारोह के दौरान कथित रूप से उत्पात मचाया था। आरोप है कि बाहर से आए लोगों ने कॉलेज की छात्राओं से छेड़छाड़ की थी। छेड़छाड़ के विरोध में छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। उनकी मांग है कि प्रिंसिपल इस्तीफा दे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन में लगातार प्रदर्शन जारी है। यहाँ की छात्राओं ने लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। दरअसल 28 तारीख को कुछ उपद्रवी छात्रों ने, जिस समय कॉलेज के अंदर लड़कियों का एनुअल फंक्शन चल रहा था, वार्षिक उत्सव चल रहा था, उस समय कुछ उपद्रवी छात्र जो हैं वो अंदर घुस गए और अंदर घुस के उन्होंने लड़कियों के साथ बदतमीजी की। ऐसा आरोप ये छात्राएं लगा रही हैं और उसको लेकर इन छात्राओं में अच्छी खासी नाराज़गी है। और इसके साथ साथ विभिन्न छात्र संगठनों में जो आइसा, KYC, CSWU ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। आज भी ये प्रदर्शन चल रहा है। अंदर अभी भी अगर आप देखेंगे तो अंदर अभी भी ये प्रदर्शन चल रहा है। काफ़ी संख्या में लड़कियां यहाँ इकट्ठी हुई हैं और उनकी एक ही मांग है कि दरअसल जिस तरीके से कॉलेज प्रिंसिपल कॉलेज प्रशासन से वो माफ़ी की मांग कर रहे हैं, प्रिंसिपल की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, या वो रिज़ाइन दे या उनको बर्खास्त किया जाए। दरअसल कल भी ये प्रोटेस्ट चल रहा था और उस समय सड़कों पे ये लड़कियां उतर आई थी। उस समय 26 छात्राओं को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। पुलिस ने बाहर पूरी तरीके से बंदोबस्त कड़ा किया हुआ है कि किसी तरीके से छात्राएँ आज फिर प्रोटेस्ट करते हुए बाहर ना निकल आएँ। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। और वक्त हो गया है महिला मतदाता और 2024 की भाग्य विधाता। जी हां, कांग्रेस हो या बीजेपी, सबको पता है कि 2024 में जीतना है तो आधी आबादी को अपने साथ करना ही होगा। इसके लिए अभी से सारी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। आधी आबादी कहलाने वाली महिलाओं का 30% से ज्यादा वोट जिस पार्टी को मिल जाता है, समझिए
उसकी जीत पक्की हो जाती है। इसलिए आज हम अलग अलग पार्टियों के महिला प्लान की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किसका प्लान कितने पानी में है। प्रियंका का वादा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई तो हर परिवार की एक महिला को हर साल 24,000 रुपए मिलेंगे। कमलनाथ मध्य प्रदेश में वादा कर रहे हैं कि सरकार बनी तो हर महीने हर परिवार की एक महिला को 1,500 रुपए मिलेंगे। बीजेपी 1 लाख महिलाओं को तैयार कर रही, 15 घंटे की ट्रेनिंग फिर ऑनलाइन परीक्षा, पास हुए तो मोदी को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में महिला कैंडिडेट अभी से तैयार करने में जुटी। दो 2014 में नारा था हर हर मोदी घर घर मोदी। 2024 आते आते ये नारा बदल गया और अब की बार के नारे से हर हर मोदी को हटा दिया गया। लेकिन घर घर मोदी को पहुंचाने की जबरदस्त तैयारी में है बीजेपी। आधी आबादी को अब की बार जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो मोदी को पूरी सत्ता दिलाने के लिए घर घर जाए। प्लान क्या है, कैसे काम होगा? कमल मित्र प्रोग्राम, बीजेपी ने इस नाम का महिलाओं से जुड़ने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत इस बार 2024 में बीजेपी के लिए वोट मांगने का जिम्मा महिला कार्यकर्ताओं के हाथों में होगा। इसके लिए बाकायदा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को 15 घंटे की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें मोदी सरकार की महिलाओं से जुड़ी 15 योजनाओं के बारे में उन्हें विस्तार से बताया गया है, जिन्हें उन्हें हर घर जाकर के महिला वोटरों को बताना है। यानी कि चेहरा मोदी, शाह और नड्डा का होगा, लेकिन साल 2024 में बीजेपी के लिए वोट मांगने का जिम्मा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का होगा। महिला मोर्चा की इन कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के बाद उनकी ऑनलाइन परीक्षा भी ली जाएगी, जिसमें सफलता के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बीजेपी महिला मोर्चा ने इसके तहत 1 लाख महिला कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने का फैसला किया है। इस प्लान के कई लेयर हैं। बीजेपी ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है कि कब कब, कहां कहां कितना जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन इस प्लान को बनाना क्यों पड़ा, आप सिर्फ उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 3,80,51,000 वोट मिले। यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुल पड़े वोट का करीब 42%। पूरे चुनाव में 4,36,51,482 महिलाओं ने वोट डाला। पूरे चुनाव में सिर्फ 59% पुरुषों ने वोट किया तो करीब 63% महिलाओं ने वोट डाला। यानी वोट देने में महिलाएं पुरुषों से 2-4 कदम आगे निकल गई। लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव, उत्तर प्रदेश में पैटर्न रहा है कि 30% से ज्यादा महिलाओं ने जिसे वोट कर दिया उसकी जीत पक्की हो जाती है। बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में 36% से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया। साल 2022 के यूपी विधानसभा के चुनाव से पहले यूपी में करीब 52 लाख नए वोटर्स का नाम जुड़ा। इनमें करीब 29 लाख महिला वोटर्स की संख्या थी और उसमें से भी 50% से ज्यादा वोट अकेले बीजेपी ले गई। कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जिस भी पार्टी को महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट मिलता है, जीत भी उसी पार्टी की होती है। आमतौर पर विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा में भी एक समान ही ट्रेंड रहता है। उत्तर प्रदेश किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के ही फॉर्मूले को बीजेपी दूसरे स्टेट में भी आजमाना चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार की पूरी जिम्मेदारी वुमेन सेंट्रिक रखने का फैसला किया है। नरेंद्र मोदी के चेहरे को बड़ी स्वीकारता प्रदान की है। तो महिलाओं का बड़ा चंक, चाहे वो अपर कास्ट का हो, चाहे वो लोअर कास्ट का हो, चाहे वो मुसलमानों में पसमानदा बिरादरी का हो, वो कहीं न कहीं मोदी को पसंद कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो भी फिलहाल पॉलिसीज हैं उसको बेहतर मान रहा है। तो महिलाओं से जो रिस्पॉन्स मिला है भारतीय जनता पार्टी को उसकी चुनावी सियासत में, मुझे लगता है कि उसको और धार देने के लिए अब महिलाओं को फ्रंट पर ज्यादा लाने की तैयारी है। वुमेन सेंट्रिक फॉर्मूला का मतलब क्या है और ये कैसे काम करेगा? दूसरी पार्टियों के पास ऐसा कोई फॉर्मूला है या नहीं?
दरअसल बीजेपी ने कुछ ऐसी योजनाओं और एक्टिविटी की लिस्ट तैयार की है जिसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो सके। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ योजनाएं तैयार की गई हैं। इनमें करीब 1,47,00,000 गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना है। इसके अलावा 1,535 पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करना भी शामिल है। इसके साथ ही मिशन शक्ति और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा बेटियों की शादी में मदद करने की योजना है। सामाजिक क्षेत्रों में बड़े योगदान के लिए दिवंगत नेता सुषमा स्वराज के नाम पर एक पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के विकास के लिए, उनके सशक्तिकरण के प्रति कटिबद्ध है। अभी जब G20 की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी ने ली तो उनका पहला बयान ये था कि मैं विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट में विश्वास करता हूँ, उसी के लिए काम करूंगा। यानी महिला केंद्रित विकास में उनकी घोषणा उन्होंने की थी। और 2014 के बाद अगर आप देखें तो चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर कार्यक्रम हो, जिसमें भ्रूण हत्या से लेके बच्चियों की शिक्षा पर बहुत महत्व दिया, या उसके बाद स्वच्छता अभियान के अंदर शौचालय बनाकर और जो हमारी बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनके सम्मान की सुरक्षा प्राप्त कर दी। ये समझती हूँ कि देश की महिलाएं ये जानती हैं कि वर्तमान सरकार उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण में विश्वास करती है। और आप देखिए, निरंतर हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी कमल मित्र योजना की ट्रेनिंग हिंदी और इंग्लिश भाषाओं के साथ साथ कई रीजनल भाषाओं में भी हो रही है। मकसद एक है, इन योजनाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाना। यूपी के आंकड़े तो आपने देख लिए, देश में महिलाओं की पहली पसंद बीजेपी है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 37% था। इसमें बीजेपी को मिले कुल वोट से महिलाओं का वोट प्रतिशत 36% तक था। इसीलिए अप्रैल में कमल योजना शुरू करके बीजेपी 2019 का इतिहास फिर से दोहराना चाहती है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस माइक्रो लेवल पर महिलाओं तक पहुंचने की तैयारी में है और खुद इसका मोर्चा प्रियंका गांधी ने संभाल लिया है। महिलाओं को लेकर सबसे बड़ा प्रयोग हाल में होने वाले 2 राज्यों के चुनाव में देखने को मिलेगा, पहला कर्नाटक और दूसरा मध्य प्रदेश। प्रियंका गांधी हर राज्य मुख्यालय पर महिला मार्च का नेतृत्व करेंगी। हर महीने हर राज्य में कम से कम 1 या 2 मार्च निकालने की तैयारी है। हर मार्च में पूरे स्टेट की महिलाओं को बुलाया जाएगा। उस राज्य की राजधानी में होने वाले मार्च में हर तबके की महिलाओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। प्रियंका गांधी ने महिला वोटर्स के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करने का प्लान बनाया है। इस घोषणा पत्र में महंगाई, महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा, नौकरी में आरक्षण, गैस सिलेंडर की कीमतें, खाद्य पदार्थों के बढ़ते दाम, दूध और घर के बजट को पॉइंट किया जाएगा। लाभार्थी योजना के तहत महिलाओं को टारगेट करने का प्रधानमंत्री जी का जो ये ख्वाब है, वो इसलिए ख्वाब मैं कहता हूँ, इसलिए सपने कहता हूँ कि सिर्फ सपने दिखाना बंद करना चाहिए। जिस तरह उज्ज्वला योजना के तहत आपने फ्री सिलेंडर जरूर दिया और किया क्या, महंगाई गैस सिलेंडर का इतना बढ़ा दिया है 1100। न महिलाओं की सुरक्षा की चिंता है, न महिलाओं के ईमानदारी से लाभ जो दिए जाने चाहिए उसकी चिंता है। हर प्रदेश की महिला कांग्रेस से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इन सुझावों को तराशने के बाद कांग्रेस घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया जाएगा। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और यहां पर प्रियंका गांधी के जरिए गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा करवाई गई है, जिसके तहत हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया गया है। ऐसा ही वादा मध्य प्रदेश में भी है। यहाँ भी कहा गया है कि अगर सरकार बनती है तो फिर हर परिवार की महिला मुखिया को 1500 रुपए महीने दिए जाएंगे। 17वीं लोकसभा यानी वर्तमान लोकसभा में 724 महिला उम्मीदवारों को अलग अलग पार्टियों ने टिकट बांटा था, लेकिन उनमें से संसद पहुंची सिर्फ 64 महिला सांसद। उसमें से भी सबसे ज्यादा 40 महिला सांसद बीजेपी की टिकट पर जीत कर आई। कांग्रेस से सिर्फ सोनिया गांधी इकलौती महिला सांसद जीत कर आई थी, जबकि टिकट देने के मामले में कांग्रेस पहले और दूसरे नंबर पर बीजेपी रही। 2019 में कांग्रेस ने 54 तो बीजेपी ने 53 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया। बीएसपी ने 24, तृणमूल कांग्रेस ने 23, लेफ्ट ने 4 और एनसीपी ने 1 महिला उम्मीदवार को उतारा। बीजेपी इस बार महिलाओं को टिकट देने के मामले में हाथ खोलना चाहती है। वैसे तृणमूल कांग्रेस की महिला सांसद भी अक्सर चर्चा में रहती हैं, फिर चाहे अपने ग्लैमर को लेकर हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। बंगाल के 42 सांसदों में से 11 सांसद महिलाएं हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने 15 महिलाओं को टिकट दिया और उनमें से 9 जीतकर संसद पहुंच गई।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 18 सांसदों में से सिर्फ 2 महिला सांसद चुनी गई। नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती, माला रॉय और महुआ मोइत्रा। टीएमसी की ये सांसद संसद में भी दमदार अंदाज में बोलती हैं और संसद के बाहर भी। यानी बीजेपी के बाद अगर किसी पार्टी की महिला सांसद या उम्मीदवार चर्चा में रहती है तो वो टीएमसी है। हालांकि समाजवादी पार्टी से मैनपुरी से चुनाव जीतकर डिंपल यादव भी संसद पहुंच चुकी हैं, लेकिन महिलाओं के वोट हासिल करने की जैसी प्लानिंग बीजेपी के पास है वैसी शायद किसी के पास नहीं। और यही वजह है कि बाकी तमाम पार्टियां महिलाओं के वोट हासिल करने के मामले में बीजेपी से पिछड़ जाती हैं।